टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी 318 प्रश्नों को हमने देखा है और अब देखिए यहाँ से 319वां प्रश्न यहाँ शुरू होगा। हालांकि आज के लिए पहला प्रश्न है और इसमें हमने भी बताया था कि कुल 1000 प्रश्नों का एक कलेक्शन है। ये अलग बात है कि वीडियो समय से या हर दिन अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, कारण है कि समय का थोड़ा अभाव है। तो इसमें हम देखिए यहाँ सब हम देखते हैं। पहला प्रश्न इसका देखते हैं आज के लिए। पहला प्रश्न है कि अपघटक मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष किस में होते हैं। अपघटक मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष किस में होते हैं? इसका सही जवाब है कि ह्यूमस में होते हैं और इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही है। ये जो सभी प्रश्न हैं ये सभी क्लास 6 to 8 के हैं और विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित हैं। इसका दूसरा प्रश्न है आज के लिए कि हरे फेफड़े किसे कहा जाता है। हरे फेफड़े हम जानते हैं कि जंगलों को हरे फेफड़े कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के हरे फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं, जंगलों को कहते हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या हमें वनों से प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से हम क्या वनों से प्राप्त कर सकते हैं? भोजन, आश्रय, फाइबर या फिर ये सभी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो वनों से प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा इसमें। और इसके बाद से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है ये, अम्लता यानी कि जब एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए। देख सकते हैं कि आयरन टॉनिक है, विटामिन है, एंटासिड और ये है लैक्टोकैलेमाइन। तो इसमें से सही इसका जवाब होगा कि जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमको उस समय जो एंटासिड है लेना चाहिए। यानी कि हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस जो हैं जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो अम्ल दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी कि अम्ल के प्रभाव को जो क्षार है वो समाप्त कर देता है, इसलिए हमें एंटासिड लेना चाहिए इस समय। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लकड़ी से प्राप्त होने वाले वस्तुएं कौन सी हैं। ये 327वां प्रश्न यहाँ से देखिएगा कि लकड़ी से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं, लकड़ी से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। देखिए लकड़ी से, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि थर्माकोल जो है, लकड़ी से प्रश्न है कि लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु कौन सी हैं। तो थर्माकोल जो है ये लकड़ी से प्राप्त नहीं होता है, बाकी कागज़, माचिस की तिल्ली और प्लाईवुड ये सभी जो हैं लकड़ी से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं। और नेक्स्ट है कि इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि वन जिम्मेदार नहीं है। बताना है कि वन किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि औषधि पौधे प्रदान करने के लिए, धाराओं में पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए या फिर बाढ़ की स्थिति को बनाए रखने के लिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि वर्षा जल को अवशोषित करने और जल स्तर को बनाए रखने के लिए। तो किसके लिए वन जो है कि जिम्मेवार नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि वन जो है ये बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं वन। बाकी इन सभी जो ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन बाकी तीनों ही ऑप्शन के लिए वो सही जिम्मेवार होते हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति के लिए वन जिम्मेवार नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है कि वनों की कटाई से क्या होता है। वनों की कटाई करते हैं उससे क्या होता है, आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वनों की कटाई का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। वर्षा में कमी होती है, तो इस तरीके से ये वनों की कटाई का सबसे पहला दुष्परिणाम है कि इसमें इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी हो सकती है जब वनों की कटाई होती है। तो हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वातावरण में जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, इस तरीके से उसके लिए सबसे जिम्मेवार कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऐसे में जब वनों की कटाई होगी तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा भी बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। इस तरीके से ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। और नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसें क्या कार्य करते हैं। ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं और ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं। तो इस तरीके से ये वातावरण को गर्म करती हैं, यानी कि इसका ये है कि सूर्य की गर्मी को ट्रैप करती हैं, यानी कि उसको, और इस तरीके से पृथ्वी का तापमान जो है कि एक समान भी रहता है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं ग्रीन हाउस गैसों के, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हैं, जलवाष्प हैं, ये सभी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। और ग्रीन हाउस गैसें जो हैं अभी आपने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होती हैं, यानी कि विश्व का तापमान जो बढ़ रहा है उसके लिए ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। और नेक्स्ट है कि पानी निम्न में से किन रूपों में पाया जाता है। पानी किन रूपों में पाया जा सकता है। देख लीजिए, ठोस के रूप में भी होता है, द्रव के रूप में भी होता है और गैस के रूप में भी, यानी कि 3 सभी रूपों में पाया जाता है।
ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाते हैं। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है। यानी कि मानव शरीर में के मस्तिष्क में और हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है। इसका सही जवाब है कि 73% जल का भाग होता है मानव मस्तिष्क और हृदय में। और इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है। जल स्तर में जो कमी आ रही है उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही जवाब है यानी कि देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या जिसके चलते अधिक जल का उपयोग हो रहा है। दूसरा है कि जब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कृषि गतिविधियां भी ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि कृषि पर भी दबाव बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन और उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तीनों ही कारक हैं जिससे कि जल स्तर में कमी आ रही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसके लिए सही जवाब हैं। और इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से होगा कि अब यहाँ से देखिए कुछ दर्पण से सवाल हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है। जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। जल वाष्प हैं, वर्षा, झील का पानी या फिर कुएं का पानी। तो इसका सही जवाब है कि जो ये बर्फ़ है वो जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि बर्फ़ जो है वो जल जब जम जाता है यानी कि वो ठोस रूप में आ जाता है, यानी कि जो बर्फ़ हो जाता है। और नेक्स्ट है कि भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भूमि जब में जल का कुछ भाग रिस जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको अंतःस्यंदन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी में ऑप्शन दिया हुआ है। ज़मीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे भूजल कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसी संरचना को क्या कहते हैं। पुराने समय में जो संरचनाएं होती थी जिसके चलते वर्षा जल का संचयन किया जाता था तो उसे क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब है इसे जोहड़ कहा जाता था। और नेक्स्ट है कि निम्न में कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है। पानी की कमी को कौन नहीं दर्शाता है। इसका सही जवाब है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी जो है ये पानी की कमी को नहीं दर्शाता है। और नेक्स्ट है कि हर बूंद मायने रखती है। एक नारा है जो किसके संबंध में है। हर बूंद मायने रखती है, यानी कि निश्चित तौर से जल संरक्षण के लिए हैं और ये जल संरक्षण से संबंधित भी हैं कि हमें जल की ये हमें बताती है कि हर बूंद जल की कितनी कीमती है। तो इस तरीके से ये पानी के महत्व को बतलाने के लिए ये नारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है। पार्श्व व्युत्क्रमण को कौन दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है यानी कि जो समतल दर्पण होता है वो पार्श्व व्युत्क्रमण को दर्शाता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर यानी कि गाड़ियों के चालक के सामने जो एक दर्पण या मिरर लगा रहता है जिसमें चालक आसानी से पीछे के दृश्यों को देखते हैं और वो आसानी से अपने वाहनों को चलाते हैं या गाड़ियों को चलाते हैं। तो इसके लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग जो है कि गाड़ियों के सर्च लाइटों में यानी कि अग्रदीपों में किया जाता है। ऐसे अवतल दर्पण का उपयोग बहुत से कार्यों के लिए किया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा भी उसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि प्रकाश का पथ कैसा होता है। प्रकाश हम जानते हैं कि हमेशा एक सरल रेखा में ये गमन करता है प्रकाश। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही है कि सदैव एक सरल रेखा में चलता है। लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने पर क्या प्राप्त होता है। जब लाल रंग का प्रकाश है उसको हरे रंग में जब मिश्रित करते हैं तो उसका जो रंग हो जाता है यानी कि वो पीला रंग हो जाता है। और नेक्स्ट है कि आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं। आभासी प्रतिबिंब यानी कि सीधा जो प्रतिबिंब होता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। उसे याद रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं यानी कि उल्टा प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इस तरीके से आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं कि वो पर्दे पर नहीं बन सकता है। ये इसका ऑप्शन होना चाहिए 41 का बी सही है, यानी कि पर्दे पर उसे नहीं उतारा जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब का मतलब सीधा प्रतिबिंब होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब उल्टा होता है।
अब देखिए इसके बाद से 342वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी हो यानी कि सीधा हो तो दर्पण कैसा होगा। तो हम जान सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक ज़्यादा बनता है, यानी कि उसमें वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा ही आभासी यानी कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमेशा नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि अगर उत्तल दर्पण में अगर कोई गोलीय दर्पण है, क्योंकि गोलीय दर्पण का मतलब उत्तल और अवतल दोनों होता है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं, यानी कि एक अवतल कहलाता है और दूसरा उत्तल कहलाता है। अब उत्तल दर्पण में हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी हैं तो दर्पण कैसा होगा। तो वो या तो उत्तल भी हो सकता है या अवतल हो सकता है, यानी कि अवतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, हालांकि उसके लिए कंडीशंस बहुत कम होते हैं। उत्तल में हमेशा बनता है। इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी क्या कहलाती है। तो उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, यानी कि जब किसी प्रिज्म से प्रकाश को श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती हैं तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बनाती हैं और जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि हम किससे उल्टा प्रतिबिंब जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिएगा, हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब है कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों से, यानी कि दर्पण में अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में। और एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है, एक उत्तल लेंस जो होता है उसकी आकृति कैसे होती है। देख लीजिएगा, एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पर पतला होता है जबकि बीच में मोटा होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए है, यानी कि उत्तल दर्पण जो है ये उत्तल लेंस जो है कि इस आकृति में होता है, यानी कि किनारे इसके पतले होते हैं जबकि बीच वाला जो हिस्सा होता है वो मोटा होता है। और इसके बाद से नेक्स्ट है कि यहाँ से देख सकते हैं, और इसमें एक और चीज़ आप जान सकते हैं कि जो अवतल होता है, अवतल दर्पण वो इस आकार का होता है, यानी कि अवतल दर्पण की पहचान है अवतल लेंस की कि वो किनारों, देखिए बीच में पतला है, ये पतला होता है, लेकिन ये किनारों पर थोड़ा सा ये मोटा यानी कि चौड़ा है। और नेक्स्ट है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को तो हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, यानी कि ऑप्शन भी सही है। और कौन से उपकरण बैटरी का उपयोग करते हैं बताना है। टॉर्च है, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट कंट्रोल या फिर ये सभी। तो देखिए इन सभी में ही बैटरियों का उपयोग होता है। और नेक्स्ट है कि एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार होती है। कोई डिवाइस है उसमें सेलों की व्यवस्था कैसी होती है। तो उसमें देखिएगा, उसमें अगल बगल में होता है या फिर एक के बाद एक करके उसका यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच किस प्रकार रखा जाता है, चालू स्थिति में हो या बंद स्थिति में। तो आप देख सकते हैं कि जब चालू स्थिति में स्विच रहेगा, यानी कि जब स्विच ऑन रहेगा तभी तो परिपथ में जो बल्ब होगा वो जलेगा। और नेक्स्ट है कि जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं। जब स्विच जो है कि वो ऑन स्थिति में होता है तो उससे बंद या खुला दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि स्विच को ऑन भी किया जा सकता है, ऑफ भी किया जा सकता है। तो तरीके से इसमें दोनों ही जो है, यानी कि देखिए उससे बंद ये कहते हैं या उससे पूर्ण, यहाँ पे देखिएगा ये नहीं होगा, यानी कि बंद परिपथ कर सकते हैं या उससे पूर्ण प्रतिपथ भी कर सकते हैं, यानी कि ए और सी दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। और नेक्स्ट है कि बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियाँ नहीं बरतनी चाहिए। जब बिजली का उपयोग करना हो, उपकरणों का उपयोग करना हो तो कौन सी सावधानियों को नहीं बरतना चाहिए। तो देख सकते हैं कि स्विच को यानी कि कभी भी ऑन स्थिति में नहीं रखना चाहिए, ये सावधानी उस समय ध्यान देना चाहिए कि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे क्या कहते हैं। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे क्या कहते हैं। तो उसे फिलामेंट कहा जाता है, और वही फिलामेंट जो है कि गर्म हो करके और वो प्रकाश देता है। तो इस तरीके से ये आज के प्रश्न थे, और इसके बाद से हम फिर नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। इसके आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। इसमें कुल 1000 प्रश्नों को देखना है, जिसमें सभी देखिए 352 प्रश्नों की हम लोग देखा है। कोशिश होगा कि ये वीडियो रोज़ आए, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए वीडियो डेली अपलोड नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि वीडियो को डेली अपलोड किया जाए और कम से कम 25, 30 या 40 प्रश्नों को रोज देखा जाए, जिससे आसानी से हम उसे कर सकें।